आयुर्वेद है ना, प्रकृति है। अब प्रकृति में जो मिलेगा, चाहे वो औषधियां हो, जड़ी बूटियां हो, पेड़ पौधे हों, या आप लगा लीजिए कोई खनिज हैं, मिनरल्स हैं, वो सब आयुर्वेद ही है। हमारे ऋषि मुनि बहुत ही सर इंटेलिजेंट थे। हर जगह की उन्होंने कोशिश किया कि हर जगह की औषधि के बारे में बताना। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इतना स्लो काम क्यों करता है? सर स्लो का मतलब ही नहीं है, ये साइंस है। ये यहाँ से चलेगा, सिम्टम आए उसके बाद में ट्रीटमेंट। तो जब हम लोग करते हैं ना, तो ट्रीटमेंट हम लोग रूट कॉज के साथ में करते हैं, ताकि ये पेशेंट दोबारा ये दिक्कत ना लेकर। आयुर्वेद के वो 3 दोष कौन से होते हैं? हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी सिम्टम्स होता है, कुछ भी चीजें रिफ्लेक्ट होनी होती है, तो हमारी बॉडी दोषों के हिसाब से ही रिफ्लेक्ट करती है। दोष एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे शारीरिक दोष और एक होता है हमारे मानसिक दोष। आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है वो क्या सिक्योर ट्रीटमेंट है? उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? आयुर्वेदिक मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट होते हैं। अच्छा, हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं। इमीडिएट कुछ मुझे राहत चाहिए, हाँ, तो उसके लिए आयुर्वेद क्या करता है? सर पंचकर्म है हमारा। पंचकर्म के बारे में सर ये बताया गया है कि अगर कोई ये पंचकर्म करा ले तो ये पूरी बॉडी को नया बनाने की ताकत रखता है। पुराने टाइम में ये एक्चुअली सिर्फ राजा महाराजाओं का ट्रीटमेंट होता था, अब तो खैर सभी के लिए सुलभ है। देखिए, दर्द एक सिम्टम है। मैं तो इनफैक्ट ये भी बोलूँगा कि दर्द अच्छा है। तो सबसे ज़रूरी आप खुश रहें, मस्त रहें। बाकी तो हमारे जैसे डॉक्टर पूरे देश में हैं, कहीं पे भी चले जाओ, बिल्कुल अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आपकी बात सचिन के साथ के एक पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर चेतन शर्मा, जो एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर चेतन का। डॉक्टर चेतन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सचिन जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आयुर्वेद के वो 3 दोष कौन से होते हैं? मैं थोड़ा सा इसको बड़ी सिंपल भाषा में बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जो हम दोष कहते हैं, ये हिंदी का शब्द नहीं है दोष, ये संस्कृत का वर्ड है। अच्छा। इसकी एक निरुक्ति है, दूष्येति दोष है। मतलब क्या होता है कि जो शरीर को धारण करते हैं, आप एक तरीके से लगा लीजिए बायो एनर्जीज हैं। हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी सिम्टम्स होता है, कुछ भी चीजें रिफ्लेक्ट होनी होती है, तो हमारी बॉडी दोषों के हिसाब से ही रिफ्लेक्ट करती है। और ये दोषों को समझना वो आयुर्वेदिक डॉक्टर समझता है। मैं आमतौर पे भाषा में बता देना चाहता हूं ताकि आपके व्यूअर्स को भी पता लग जाए। दोष एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे शारीरिक दोष और एक होता है हमारे मानसिक दोष। तो जैसे हम लोग कभी किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हैं, वो नाड़ी परीक्षा करते हैं। जी, मैंने देखा है कि आयुर्वेद जो एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो नाड़ी चेक करते हैं और खाली पेट बुलाते हैं सर वो। जी, इसके पीछे क्या साइंस है? नाड़ी परीक्षा एक तरीके से आपके शरीर की बायो एनर्जीज चेक करने का तरीका है। अच्छा। ये हमारा थर्मामीटर है। अच्छा। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि आपके शरीर की बायो एनर्जीज कैसी चल रही हैं। अगर मैं जब बायो एनर्जीज की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब आपके शरीर के दोष कैसे चल रहे हैं, क्योंकि जब दोष ही ऊपर नीचे होंगे तभी वो सिम्टम्स आएंगे, तभी वो बीमारी में रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके। तो ये जब कोई भी वैद्य आपका नाड़ी परीक्षा करता है, तो उसके बाद वो देखता है कि दोषों की अवस्था कैसी है। तो जैसा मैं बता रहा था कि 2 ही प्रकार के दोष होते हैं, एक शारीरिक दोष होते हैं, एक मानसिक दोष होते हैं। तो शारीरिक दोष जैसे आमतौर पे वात, पित्त, कफ हम लोग ये समझते हैं, ये डिनोट टर्म्स हैं। और ऐसे मानसिक दोष 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं राजसिक दोष और एक होता है तामसिक दोष। ठीक है, तो ये एक अगर टोटल देखेंगे तो 5 प्रकार के दोष ये बताए गए हैं। इनमें एक सत्व होता है, लेकिन सत्व हमेशा गुण ही होता है, वो कभी दोष नहीं हो सकता। अच्छा। तो जब भी किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कोई भी बीमारी लेकर जाइए, सबसे पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर आपकी नाड़ी परीक्षा करके या और भी तरीके की परीक्षाएं होती हैं वो करके आपके दोषों की अवधारणा करते हैं कि आपका वात बढ़ रहा है या वात कम हो रहा है, पित्त बढ़ रहा है, पित्त कम हो रहा है। इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि पेशेंट गया कमर की दर्द के लिए और डॉक्टर उसके पेट का इलाज कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो अक्सर हमारे पुराने वैद्य थे, उनकी पद्धति थी। उसका रीजन ही ये है कि वो एक्चुअली आपके सिम्टम का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, आपके दोषों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ताकि क्या है, एक मरीज तो कई बीमारियां लेके आ सकता है। सर मेरे को डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, सर मेरे को मोटापा भी है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। लेकिन यहां पर क्या है कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर वो अच्छा डॉक्टर है, तो वो पहले आपके दोषों को देखेगा कि दोषों की अवस्थाएं क्या है, और उसी के लिए नॉर्मली वो खाली पेट बुलाते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि नॉर्मली कोई पेशेंट दूर से आ रहा है तो खाली पेट उतना संभव नहीं होता। तो इसलिए हम कहते हैं कि भैया खाना खाने के 2 घंटे के बाद भी आपका पेट खाली सा हो जाता है, आप तब भी चेक करा सकते हैं। अच्छा। तो जब वो चेक करते हैं तब देखते हैं दोषों की अवस्था, और फिर क्या होता है कि वो चिकित्सा दोषों की करते हैं और आपके एक ही चीज से सारे सिम्टम्स का इलाज होने लग जाता है। अच्छा, ये ताकत है हमारे दोषों की। बॉडी में
जब कभी कोई बहुत ज़्यादा मेजर कोई प्रॉब्लम होती है तो कौन सा दोष हमारा मतलब बढ़ा हुआ होता है या घटा हुआ होता है? सचिन जी, इन सब के अपने अपने काम हैं। अच्छा। तो जब हम नाड़ी परीक्षा करते हैं तो हम एक देखते हैं कि शरीर के अंदर की अवस्थाएं क्या चल रही हैं, आपकी बायोएनर्जीज क्या चल रही है। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूं, हालांकि मेरे को भी 20-25 साल हो चुके हैं इसको समझते समझते, लेकिन आयुर्वेद इतना बड़ा ग्रंथ है कि इसको एक जन्म में समझना बड़ा मुश्किल है। फिर मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए। सबसे पहला, जैसे वात की हम बात करते हैं तो वात अंदर की हमारी वायु होती है, हवा होती है। अच्छा, हवा। कई बार जैसे कि कुछ लोगों को है ना दोषों के बारे में उतना कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, या कई हमारे मॉडर्न साइंस के लोग हैं तो वो कहते हैं कि यार ये कोई कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि आप कैसे वात पित्त कफ डिटरमाइन करोगे, ये कोई सब्सटेंस तो है नहीं। हम भी उनको ये समझाते हैं कि भाई जैसे आपके आसपास की हवा है, आप उसे महसूस कर सकते हो, आप उसको देख नहीं सकते। तो यही हमारे अंदर की जो वायु है उसे वात कहते हैं। यानी कि अंदर की जो सर्कुलेशन चल रहे हैं, किस स्पीड में चल रहे हैं, आपका बोलना, आपका सोचना, आपके डाइजेशन कैसा चल रहा है, ये सब वात डिनोट करता है। तो वात अंदर की वायु है, ठीक है। तो ये जब वात जब बहुत तेजी से चलने लगेगी, मान लो अब आपके आसपास हवा तेज चलने लगे तो आप कहोगे यार आंधी सी आ रही है, बिल्कुल आप उससे बचने की कोशिश करोगे, ठीक है। या कई बार आप महसूस करते हो यार हवा नहीं चल रही, तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है सर। तो यही हमारे शरीर के अंदर की व्यवस्था होती है। तो जब वायु तेज चलती है या कम चलती है, वो हम नाड़ी परीक्षा से करते हैं, तो उससे हमें पता लगता है। तो उससे हम बहुत सारी चीजें डिटरमाइन करते हैं। सेम आ जाता है जैसे पित्त होता है जी। अब आपने आग तो देख सकते हो, लेकिन क्या उस आग की तपिश देख सकते हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो महसूस कर जा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा पित्त है, हम शरीर के अंदर पित्त को महसूस कर सकते हैं। वो होती है हमारी डाइजेशन की पावर। अब सचिन जी, सबको पता है कि डाइजेशन जब हम खाना गर्म खाते हैं, ठीक है, तो वो गर्म खाना क्यों खाते हैं? गर्म खाना इसलिए खाया जाता है ताकि वो डाइजेशन को ठीक रख सके। हमारे पेट की एक अग्नि है जिसको हम जठराग्नि कहते हैं। तो जठराग्नि हमारे पित्त को डिनोट करता है। अब अगर अग्नि ठीक चल रही है तो डाइजेशन बहुत इंप्रूव होता है। कई लोगों की यही अग्नि थोड़ी कम हो जाती है, जिसे हम आमतौर पे आयुर्वेद में मंदाग्नि या इंडाइजेशन कहते हैं। ये सारे रोगों की माँ है। अगर एक बार इंडाइजेशन स्टार्ट हो गया तो दिक्कतें तमाम होने लग जाएंगी। फिर पेशेंट आते हैं, सर ब्लोटिंग हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, गैस्ट्राइटिस हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इस तरीके की सारी समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये पित्त की वजह से होता है। ऐसे ही हमारा कफ है। अब कफ आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि जो खांसी में जो कफ आता है वो आता है जी। वो एक कफ का एक बाय प्रोडक्ट तो मान सकते हो, लेकिन जैसे कि ठंडापन, आप बर्फ तो देख सकते हो लेकिन ठंडापन नहीं देख सकते। तो ये ठंडापन हमारे शरीर का कफ है। ये हमारे शरीर में लुब्रिकेशन जितना चल रहा है, हमारे शरीर के जॉइंट्स के स्ट्रक्चर, जितने भी जॉइंट हैं, जब उनमें आपने आमतौर पे सुना होगा कि कार्टिलेज कम हो गया किसी जॉइंट में, आमतौर पे हम लोग एक्सरे में देखते हैं, एमआरआई में देखते हैं, तब ये जो कार्टिलेज कम होता है, ये हुआ क्या? क्योंकि उसके अंदर होता है एक साइनोवियल फ्लूइड, एक फ्लूइड होता है, यही कफ है। तो ये जब कम होने लग जाता है तब हमारे जॉइंट आपस में घिसने लग जाते हैं, तब जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो वात पित्त कफ अपने आप में पूरा कंप्लीट सिस्टम है हमारी बॉडी का, यही हमारे शरीर को चला रहा है। तो जब भी कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है वो चेक करता है नाड़ी, और उसके बाद वो डिटरमाइन करता है कि आपकी बॉडी में क्या कमी है, क्या बढ़ रहा है, कैसे क्या ठीक घट कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर चेतन, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इतना स्लो काम क्यों करता है? देखिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्लो काम नहीं करता, हमारे कंसेप्ट बड़े स्लो हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आप मुझे बताइएगा, हम लोग कब समझते हैं कि बीमारी शुरू हो गई है? जब उसके सिम्टम आने लगे। उसके सिम्टम आते हैं। हम लोग अक्सर डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हमें लगता है कि यार बुखार आ रहा है, गैस बन रही है, कुछ शरीर में ठीक नहीं लग रहा। लेकिन आपने कभी महसूस किया कि उससे पहले भी शरीर कुछ बताना चाह रहा था, कुछ बोलना चाह रहा था? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपका कोई खास दोस्त है, या चलो आप मान लीजिए आपका कोई हस्बैंड है या वाइफ है, बहुत ही खास है, वो आपसे कुछ बताना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, और आप लगे हुए अपने काम में, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, हाँ ठीक है। वो कितनी देर सुनेगा? थोड़ी देर बाद वो झल्लाएगा ना, अरे यार तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तब आप एकदम से हड़बड़ाहट में हाँ 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 बताओ बताओ, सॉरी मैं काम में था। ये ही झुंझलाहट होती है। इसी को लगभग आप सिम्टम्स मानिए। शरीर बताने की कोशिश कर रहा था, हम सुन ही नहीं रहे थे। शरीर कह रहा था कि यार थोड़ा आराम करने की जरूरत थी, यार थोड़ा शरीर में अकड़ाहट सी महसूस हो रही है, यार डाइजेशन थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा है, वही बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमने क्या किया? दरकिनार किए, ये चीजें इग्नोर किया। उसके बाद में क्या हुआ? जब सिम्टम्स आने लगे तब हम डॉक्टर के पास भागे हड़बड़ाहट में कि अरे सर ये दिक्कतें आ रही हैं।
लेकिन ये बीमारी बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। जितना टाइम बीमारी को स्टार्ट होने में लगा था उतना ही टाइम बीमारी को रिवर्सिबल में लगता है। हमने तो सोचा कि ये सिम्टम आज आए हैं तो आज ही बीमारी हुई है, नहीं, ये बीमारी बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी। आयुर्वेद की खास बात क्या है कि आयुर्वेद ही एक ऐसी पद्धति है जो आपकी बीमारी के रूट कॉज पे जाएगा, वहां से ठीक करने की कोशिश करेगा। तो जैसा मैं पहले बता रहा था कि आयुर्वेद ऐसा नहीं है कि आपने बोला सर बुखार है तो लग गए पेन चलाने, सर खांसी हो रही है तो लग गए पेन चलाने। हमारा पेन आधे घंटे बाद चलता है, जब तक हमें यह पता लगता है कि आपका शरीर कैसा है, आप क्या काम करते हैं, आप क्या खाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल क्या है। मैं सचिन जी के एग्जांपल के तौर पे इसको बताता हूं आपको, आपके व्यूअर्स को भी समझ में आएगा। आप मान लीजिए कि मेरे पास में कई बार ऐसे अक्सर पेशेंट्स आते हैं, एक आदमी आया जिसको माइग्रेन के अटैक आते हैं जी, सीवियर हेडेक रहता है, बहुत प्रॉब्लम करता है, बहुत प्रॉब्लम करता है। अब वो आयुर्वेद में खास बात यह है कि लोग है ना पूरी फाइल लेकर आते हैं, कोई भी फ्रेश केस नहीं आता। अच्छा, हिस्ट्री पूरी पीछे से चलती है। हमारा नंबर सबसे आखिर में आता है। जब वो कहते हैं ना कि सर सब हथियार डाल दिए, अब आयुर्वेद ट्राई करते हैं, तो हम ट्राई बोल हैं। अच्छा। तो हमारे पास सबसे आखिर में आता है, तो अक्सर वो फाइल लेकर आते हैं, और फाइलों में ना सर अक्सर देखा जाता है बड़े बड़े नाम होते हैं डॉक्टर्स के, जिनसे ट्रीटमेंट लिया हुआ होता है। सर हमने उन डॉक्टर को शहीद कर दिया, हमने इन डॉक्टर को शहीद कर दिया, अब आपकी बारी है। तो हमें तय करना पड़ता है कि हमें उन शहीदों में नाम लिखवाना है या नहीं लिखवाना। यहां पर आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स काम आते हैं सर। प्रिंसिपल क्या है कि सबसे पहले हमें बीमारी की जड़ पकड़नी पड़ती है। हमें यह पकड़ना पड़ता है कि इसके माइग्रेन का या इसके हेडेक का रूट कॉज क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि हमारे पास एक पेशेंट आए थे, तकरीबन उनकी उम्र 45 से 50 के बीच में होगी, अभी 2 दिन पहले की बात थी। वो आए थे हमारे पास में हेडेक लेके। हमने जब उनसे सर उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछा ना, लगभग तकरीबन 6 से 8 कप चाय डेली थी उनकी, क्योंकि उनकी सिटिंग जॉब थी। तो उनका ये था सर सुबह उठता हूं तो मेरे को मॉर्निंग टी चाहिए, फिर जब मैं ऑफिस पहुंचता हूं तो सर तब मैं चाय के बिना काम नहीं स्टार्ट करता। उसके बाद सर थोड़ा सा ब्रेक हुआ 12 साढ़े 12, सर चाय। देन उसके बाद लंच किया तो लंच के बाद सर थोड़ी सी चाय और चलती है। ऐसे तकरीबन हमने जब गिना तो 6 से 8 कप चाय हो रही थी। अब ये बताओ सर कि क्या मैं उसको माइग्रेन की या हेडेक की दवाई दूं या मैं उसकी चाय हटाऊं? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसका जवाब भी बहुत कॉमन है। जो चीज बीमारी पैदा कर रही है आयुर्वेद पहले उसे हटाता है। अच्छा, जब ये चीज हटाई तो सर तकरीबन उसका आधा दर्द तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं सर, दुनिया में सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा शरीर है। आप शरीर की सुननी चालू कर दो, आप शरीर को समझना चालू कर दो, शरीर आपको डेफिनेटली बताएगा। जैसे कि रात में आपने उड़द की दाल खाई या रात में आपने लेट खाना खाया, सुबह आपका कॉन्स्टिपेशन फील होगा, मोशंस पास नहीं होंगे, सर सुनना चालू कर दो। आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, आपने शरीर को सुना और शरीर अपने आप ठीक कर दे। अगर आपको ऐसा है आप बचो उन चीजों से। अगर आपको लगता है कि चाय पीने से मेरे को दिक्कत हो रही है, शरीर बताता है सर, हम इग्नोर करते हैं। आप ये बताओ जंगल में इतने जानवर रहते हैं, उनका कौन डॉक्टर है? हाँ सर, बड़े ताज्जुब की बात है। और सब सिस्टम बड़ा सिस्टम से चलता है उनका। उन्हें कोई कब्ज नहीं होती, उन्हें कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, कोई माइग्रेन नहीं होता। और सर भगवान ने तो हमारा शरीर लाखों करोड़ों जीवों से सबसे अच्छा बनाया है ना। और सबसे ज्यादा बीमारियों से ग्रस्त इंसान है आजकल। हाँ। और सब बस भगवान ने क्या दे दिया? हमारा ब्रेन दिमाग दे दिया। अब दिमाग जब चलना चालू किया तो उसने शरीर की सुननी बंद कर दी। मेरा सिर्फ आपके ऑडियंस के लिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने शरीर की सुनो, सात्विक खाना खाओ और अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखो। कोई ऐसा रोग नहीं है जो आप इन चीजों से ना ठीक कर लो। मतलब स्लो काम नहीं करता ट्रीटमेंट, ऐसा सिर्फ मिथ था? सर स्लो का मतलब ही नहीं है, ये साइंस है। ये यहां से चलेगा, सिम्टम आए उसके बाद में ट्रीटमेंट। तो जब हम लोग करते हैं ना, तो ट्रीटमेंट हम लोग रूट कॉज के साथ में करते हैं ताकि ये पेशेंट दोबारा ये दिक्कत ना लेकर आए। तो रूट कॉज को ठीक करना बड़ा जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। आज की डेट में बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम हो रही है नेक पेन की, ठीक है। सर्वाइकल पेन सबसे कॉमन है, गर्दन में अकड़ाहट होने लग जाती है। लोग कहते हैं कि यार मोड़ने में दिक्कत हो रही है, बिल्कुल मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले लिया, नहीं हुआ तो फिर फिजियोथेरेपी करा लिया, नहीं हुआ तो फिर ऑर्थोपेडिशियन के पास चले गए। हमारे पास लास्ट में आते हैं सर, उनकी लाइफस्टाइल हम लोग चेक करते हैं। स्क्रीन टाइम उनका 6 से 8 घंटे कंटिन्यू सर जो लोग अपने IT की फील्ड में हैं वो अपने लैपटॉप से स्क्रीन टाइम हटा ही नहीं सकते।
और क्या होता है सर, हमारी जो बॉडी का पोस्चर है ना, वो हमारी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहती है तो ठीक ही रहती है, वो बनी ही उस चीज के लिए। जैसे मेरा सिर नीचे होना चालू हो जाएगा, जो अक्सर हो जाता है, ठीक है, जब जैसे नीचे होना चालू हो जाएगा तो एक एंगल बनेगा, ठीक है, और इस पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा हैवीएस्ट हमारा ब्रेन होता है, तो जब वो नीचे जाएगा तो ग्रेविटेशनल से यहाँ पे प्रेशर आएगा, सिंपल है। अब आप ये बताओ, मैं उसको सर्वाइकल की मेडिसिन दूं या मैं उसको बोलूं कि अपना पोस्चर ठीक कर, ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब अगर मैं उसको पोस्चर ठीक कराऊंगा तो वैसे ठीक होने लगेगा। रूट कॉज ठीक करने में टाइम लगता है सर, हम लोगों के ट्रीटमेंट में टाइम नहीं लगता। एक चीज है जो अक्सर लोगों को सुनने में आता है, पंचकर्म, ठीक है, पंचकर्म इतना तेजी से काम करता है, आपका कोई भी जॉइंट्स पेन हो, आपको पेट की समस्या हो, आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, इतनी तेजी से काम करता है कि पेशेंट पहले सेशन से ही काफी आराम महसूस करने लग जाता है। अच्छा, इतना इफेक्टिव है? इतना इफेक्टिव है, ठीक है। तो आयुर्वेद डिलेड रिस्पॉन्स नहीं देता, हमारे बॉडी को रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करने में, जो ट्रीटमेंट है उसे एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है वो क्या सिक्योर ट्रीटमेंट है? उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? साइड इफेक्ट तो सर दुनिया में हर चीज के हैं। इस दुनिया में से कोई चीज ही नहीं बनी जिसके पॉजिटिव इफेक्ट ना हो और नेगेटिव इफेक्ट ना हो, हर चीज के होते हैं। आयुर्वेद के बारे में सबसे बड़ा मिथ तो यही फैलाया गया कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अभी किसने फैलाया हमें नहीं पता, लेकिन हर चीज के इस दुनिया में साइड इफेक्ट्स होते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट होते हैं। अच्छा, हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं। आप ये बताइए कि जो लोग कहते हैं कि साइड इफेक्ट नहीं है, क्या वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिले हैं कभी? आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं कि साइड इफेक्ट होने हैं या नहीं होने। आयुर्वेद भी एक मेडिसिन पैथी है सर, आयुर्वेद भी एक ट्रीटमेंट करने का तरीका है। आप जब उसकी कोई मेडिसिन लेते हैं, मैं आपको एक छोटा सा मिथ और क्लियर कर देता हूं। अक्सर लोग होम रेमेडीज को, या जो आसपास कहते हैं ना 4 पत्ते तोड़ लो 5 पत्ते, उसको आयुर्वेद समझते हैं। वो आयुर्वेद नहीं है सर, ये आयुर्वेद को डिफेम करने के लिए बनाया गया। आयुर्वेद कभी भी किसी भी रॉ हर्ब को लेने में, जब तक वो सेफर साइड पे नहीं है तो हम नहीं लेते। हमारी भी मेडिसिन हर्ब्स को पहले प्यूरिफाइड किया जाता है, क्योंकि आप जब किसी भी ये पत्ते हो गए या कुछ हो गया, छाल हो गई, जब आप उनको रॉ फॉर्म में लेते हैं ना सर, तो रॉ फॉर्म में उनके साथ उनके टॉक्सिन्स भी होते हैं, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो कभी भी आप रॉ फॉर्म में कोई भी चीज ना लें। अगर ऐसा लेना होता तो आयुर्वेद की दवाइयां ही नहीं बनती, क्योंकि दवाइयां तो यही सारी जड़ी बूटी औषधियां थी। तो फिर उनको दवाई फॉर्म में क्यों बनाया गया? क्योंकि उनको पहले प्यूरिफाई किया गया, उसके बाद में उसकी डोज तय की गई, उसके बाद में किस बीमारी में कितना देना है, कैसे देना है, किसके साथ में देना है, कौन से मौसम में देना है, ये सब तय होता है। अच्छा सर, सब तय होता है सर। जो मेडिसिन इस समय, बारिश का सीजन स्टार्ट हो गया, वर्षा ऋतु में कुछ मेडिसिन हम दे सकते हैं जो हम गर्मी में नहीं दे सकते थे। तो हम भी अपनी प्रैक्टिस में पेशेंट्स को रोक के चलते हैं कि 10-15 दिन रुक जाओ, बारिश का मौसम आएगा तब स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमारा आयुर्वेद भी है ना सर, ऋतुओं के हिसाब से चलता है, ठीक है। गर्मियों के ऋतु में पित्त बढ़ा हुआ था, अब वर्षा के ऋतु में वात बढ़ा हुआ है। तो आपने भी अक्सर देखा होगा कि बारिश के मौसम में जॉइंट्स पेन बढ़ जाते हैं, जैसी मौसम चेंज हुआ लोग कहते हैं जोड़ों में दर्द बढ़ गए, या स्किन के डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद भी ऋतुओं के हिसाब से चलता है। तो इसमें भी दोष ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो सर साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली हैं। मैं इसमें एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं कि जब ये कोविड हुआ था तो अक्सर लोगों ने ये एक भ्रांति फैलाई थी कि गिलोय खा लो तो गिलोय से कोविड खत्म हो जाएगा, तो लोगों ने तोड़ तोड़ के गिलोय खाए। उनको ये नहीं पता कि गिलोय की कौन सी प्रजाति खा रहे हैं। गिलोय भी कई तरीके की होती है सर। तो गिलोय भी उन्होंने अनजाने में तोड़ के खाना चालू कर दिया, डोज का भी नहीं पता, सब कुछ नहीं पता। अल्टीमेटली उनके लिवर पे इंपैक्ट आने लगा, और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स कहने लगे देखो आयुर्वेद कितना नुकसान कर रहा है, जबकि इसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर का कोई लेना देना नहीं था। सही बात है। डॉक्टर चेतन, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ बनती हैं वो जड़ी बूटियों से ही बनती हैं? मतलब खाली इसकी पेड़ की छाल, पीपल की छाल, या इस तरह की जड़ी बूटियों से ही क्यों बनती है? आयुर्वेद है ना, प्रकृति है। अब प्रकृति में जो मिलेगा, चाहे वो औषधियां हो, जड़ी बूटियां हो, पेड़ पौधे हों, या आप लगा लीजिए कोई खनिज हैं, मिनरल्स हैं, वो सब आयुर्वेद ही है। हमारे ऋषि मुनि बहुत ही सर इंटेलिजेंट थे। उन्होंने क्या किया कि उन्हें यह पता था कि बनाया तो आयुर्वेद भारत में, लेकिन उन्हें पूरे ग्लोब का पता था। तो उन्हें यह भी पता था कि जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं
तो वो समुद्र की चीजों से कैसे चिकित्सा कर सकते हैं वो भी लिखा हुआ है सर। उन्हें पता था कि पहाड़ों पे कुछ औषधियां मिलेंगी जो नॉर्मल लैंडस्केप पे नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो हर जगह की उन्होंने कोशिश किया कि हर जगह की औषधि के बारे में बताना। तो इसमें सर औषधियां, जड़ी बूटियां भी होती हैं, उसके अलावा छाल भी होती है, पेड़ पौधे पत्तियां होती हैं, मिनरल्स भी होते हैं, सब चीजें होती हैं सर इसमें। सर इंस्टेंट रिलीफ के लिए लोग बाग एलोपैथी ट्रीटमेंट जी पे चले जाते हैं जी। तो लोगों का ये कहना है कि अगर मुझे कोई इमीडिएट कुछ मुझे राहत चाहिए हाँ, तो उसके लिए आयुर्वेद क्या करता है? सर पंचकर्म है हमारा। पंचकर्म इतना फास्ट तरीके से काम करता है कि कई बार तो सच बताए तो हम भी हैरान हो जाते हैं। कई पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। बड़ौद से एक फोन आया था हमारे पास में कि पेशेंट को लोअर बैक पेन है, बहुत तेज पेन है। तो हमने बोला, जैसे अक्सर हम बोल देते हैं कि भैया अभी तो नियर बाय कहीं हॉस्पिटल से आप सेटल कर लो, उसके बाद आ जाना। बट उनको आयुर्वेद के ऊपर बड़ी आस्था थी, तो वो क्या है कि सीधा ले आए पेशेंट को। अब हुआ क्या कि वो पेशेंट स्ट्रेचर पर आया, वो बिल्कुल लेटा हुआ था, वो बैठ भी नहीं पा रहा था। तो जब हमने देखा तो हमने उनको ये बोला कि भाई अगर आपको चाहिए कि अभी अर्जेंट है तो मैं आपको इंजेक्शन लगवा देता हूं, एलोपैथ से सेटल हो जाएगा, आयुर्वेद तो हम लोग काम कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं सर, हमें आपसे ही ट्रीटमेंट कराना है। कहीं कुछ सुन के आए होंगे वो। तो सर हमने जब लिया तो हमने सीधा उनको पंचकर्म में लिया। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूं, हमारे पास में भी एक छोटा सा जादू है, उसका नाम है अग्निकर्म। अच्छा सर। अग्निकर्म लोगों को अक्सर थोड़ा कम पता होता है। ये एकदम से एक्यूट सीवियर पेन में काम करते हैं। जहां पर अब कोई पेशेंट कहता है ना बहुत तेज दर्द है, वहां पर हम अग्निकर्म करते हैं। अग्निकर्म क्या करता है कि अंदर से तुरंत पेन और स्वेलिंग को कम करता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक हमारी छोटी सी आयरन की रॉड होती है, शलाका टाइप की, उसको हल्का सा गर्म करते हैं और उसको सिर्फ ऐसे टैप करते हैं। उसकी खास बात क्या है कि वो पॉइंटेड होता है और वो अंदर जाकर, क्योंकि हमारा आयुर्वेद दोषों पे काम करता है, वात पित्त कफ पे, तो कभी भी जो हमें ऐसा पेन मिलता है जिसमें ज्यादा पेन है और अकड़न है, स्टिफनेस है, तो वहां पर हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे वात और कफ बढ़ा हुआ है, तो उसमें अग्निकर्म बहुत अच्छा काम करता है। तो हम जैसे वो टच करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि पित्त मतलब गर्मी वो अंदर तक लेके जाता है और एकदम से वात और कफ सेटल करते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल है। तो हमने उसका अग्निकर्म प्लान किया, पंचकर्म किया, साथ में हमने अग्निकर्म किया। वो जब आए थे बिल्कुल स्ट्रेचर पे थे, लेट मतलब करवट भी नहीं ले पा रहे थे। अच्छा सर। हमने सर बड़े श्रद्धा से उनका अग्निकर्म प्लान किया। जब हमने किया सर, हमारी उम्मीद थी कि इनको कुछ इंप्रूवमेंट आएगा। सर कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं है। अब हम भी ताज्जुब। अब सोचो कि हम पूरे थॉट के साथ में अग्निकर्म कर रहे थे, लेकिन उनका 1% भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो मैं ओपीडी में बैठा था, तो मैं अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कर रहा था कि यार इस काम करते हैं, इसको ऐसे पंचकर्म 4-5 दिन के लिए प्लान करते हैं। सर हम बात ही कर रहे थे, 10 मिनट बाद वो बंदा उठ के आ गया और उसने कहा कि सर एकदम से पता नहीं क्या जादू सा हुआ कि एकदम से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा दर्द 50% डाउन हो गया। जो बंदा करवट नहीं ले पा रहा था वो खुद ही उठ के आया, हालांकि उनके साथ लेकर आए थे चलने वाले। तो सर ये कई बार हमें भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है। पंचकर्म एक ऐसी आयुर्वेद के विधान है कि चाहे आपका कोई भी किसी प्रकार का रोग हो, चाहे वो कितना भी सीरियस हो, क्रिटिकल कंडीशन हो, पंचकर्म जरूर कराइए। पंचकर्म आपकी बॉडी से तुरंत टॉक्सिन्स रिलीज करता है, रिजुवनेट करता है। और कई बार ऐसे हमारे सरप्राइजिंग फैक्ट्स तो बहुत, मतलब हफ्ते में 2-3 तो हमारे ऐसे सरप्राइज हो ही जाते हैं इसमें। चलिए सर, पंचकर्म की बात चल रही है। अभी आपने एक कर्म बताया, हाँ जी, अग्निकर्म। अग्निकर्म बताया, तो और 4 कौन से कर्म है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए ना प्लीज। अग्निकर्म पंचकर्म के अंदर नहीं आता। अच्छा। पंचकर्म तो 100 हजारों प्रकार की थेरेपीज होती हैं। अच्छा अच्छा। पंचकर्म में मेजरली 5 कर्म होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा वमन कर्म होता है, जो अंदर से हमारे पूरे अपर एब्डोमेन को क्लियर करने के लिए होता है, पूरा टॉक्सिन्स फ्री करने के लिए होता है। एक होता है हमारा विरेचन कर्म, जिसमें हमें थोड़े से सेट ऑफ लूज मोशंस लगाने होते हैं, जो पूरी बॉडी को क्लींजिंग करने के लिए होता है। फिर हमारी 2 प्रकार की वस्तियां होती हैं, अनुवासन वस्ती, निरुवस्ती। ये क्या होती है कि हमारे जो शरीर में वात है बेसिकली, उसको पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए होता है। कई बार क्या होता है कि पूरी बॉडी का वात कंट्रोल करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं। और एक होता है हमारा 5वां नस्य कर्म, जो हमारे ब्रेन के लिए, साइनसिस के लिए, मतलब जो हमारे ये कॉलर बोन होते हैं ना, उसके ऊपर के जितने भी रोग होते हैं, तो उसके लिए होता है। तो ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। अब इसके बाद में बहुत सारे पंचकर्म के अंदर आती हैं छोटी छोटी थेरेपीज। तो ये अग्निकर्म तो मैं बहुत छोटी थेरेपी बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, पंचकर्म के बारे में सर ये बताया गया है कि अगर कोई ये पंचकर्म करा ले तो ये पूरी बॉडी को नया बनाने की ताकत रखता है। ये पूरी बॉडी को ऐसा नया बना देगा कि आपके जो डिसऑर्डर थे उनमें तो आराम करेगा ही करेगा, लेकिन पूरी बॉडी को रिजुवनेट कर देगा। पुराने टाइम में ये एक्चुअली सिर्फ राजा महाराजाओं का ट्रीटमेंट होता था,
अब तो खैर सभी के लिए सुलभ है। जो लोग खुद से डॉक्टर बन जाते हैं, हाँ जिनको आयुर्वेद का बहुत ज्ञान है, उनको ऐसी गलतफहमी है जी कि अच्छा घर में कुछ हल्दी पड़ी है, कुछ इसका मिश्रण मिलाओ, इसका कॉम्बिनेशन मिला के ये काढ़ा बना लो, जी कुछ और पड़ा है, सौंठ पड़ी है, अदरक डाल दो, हाँ, हाँ, इसका वो सूप बनाओ या पी लो। हाँ तो सर ऐसे लोगों के बारे में और ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में आपका क्या कहना है? सर देखो अब जो अपने विवेक से जो करना चाहे अपने जीवन का, वो उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आयुर्वेद के नज़रिए से मैं आप बड़ा क्लियर बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक भ्रम है। आप प्लीज़ इसको घर पे ट्राई मत कीजिए। होता क्या है कि हमारे शरीर की बॉडी टाइप सबके अलग अलग होते हैं। 7 प्रकार के बॉडी टाइप बताए हैं। अब किसी को जीरा सूट करेगा, किसी को नहीं करेगा, किसी को गर्म चीज सूट करेगी, किसी को नहीं करेगी, किसी को खाली पेट वो चीज देनी है, किसी को खाना खाने के बाद में देनी है। अब ये सारी जो चीजें हैं ये एक वैद्य ही बता सकता है, आपकी नाड़ी परीक्षा करके, आपके बॉडी टाइप को समझ के क्या आपको सूट करेगा। अक्सर हम लोग क्या होते हैं कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स के नज़रिए से चीज़ें देखने लग जाते हैं। इन्फ्लुएंसर आके बताते हैं कि आप जो है 2 ग्राम ये ले लो, 3 ग्राम ये ले लो, 5 पत्तियां ये ले लो, और वो जो है एक तरीके से शरीर को कूड़ेदान सर मैं वही सोचता हूँ, बिना डायग्नोज किए, बिना प्रिस्क्रिप्शन दिए, बिना डॉक्टर को चेक कराए कोई आदमी कैसे ये सब चीज़ें कर सकता है? मतलब मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कई बार कि भाई लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी वो घर के डॉक्टर बने हुए हैं। सर हाफ नॉलेज, पता ही नहीं है किस चीज के लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। और मैंने आपको बताया सर, जो एक इंसान जब पेशेंट बनता है तो वो सबसे मासूम होता है, उसको तो बस सिर्फ ठीक होने से मतलब है। उसको ना पैसे से लेना देना, ना उसको कि मेरे एलोपैथी से ठीक हो रहा हूं, आयुर्वेद से ठीक हो रहा हूं, उसको किसी चीज से लेना देना, उसको सिर्फ ठीक होने से मतलब है। यहां पर कुछ लोग इस बात का फायदा उठाते हैं जो कि इंसानियत के तौर पर बिल्कुल गलत है। और यहां पर जब वो लोग लेते हैं और नुकसान होता है या उतना फायदा नहीं होता जितना होना चाहिए, तब वो हमारे पास आते हैं। हमारा काम है शरीर को समझना, सबसे पहले बॉडी टाइप को समझना, प्रकृति को समझना, उसके बाद में उस समय आपके दोषों की अवस्था क्या चल रही है उसको समझते हुए आयुर्वेदा ट्रीटमेंट देना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। एक हमारे पास में एक पेशेंट आए थे, ये बहुत पहले की बात है, तकरीबन शायद जब मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी, तो मेरे पास फ़ोन आया कि बहुत तेज़ बुखार है और आपकी क्लिनिक के बाहर बैठे हैं। मैंने कहा भाई क्लिनिक तो 10 बजे खुलेगा, और तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे की बात थी। कह रहे सर हम और कहीं नहीं जाएंगे, आप ही का नाम सुना है, हम आप ही के पास आना चाहते हैं। सर मैं जल्दी पहुंचा तो देखा सच में एक आदमी कंबल ओढ़ के बैठा हुआ था। मैंने क्लिनिक खोला, मैंने उसको लिया, तो मैंने उसकी नाड़ी परीक्षा करी। उसको सर इतना तेज फीवर था, वो काँप रहा था बिल्कुल, ठीक है। जब मैंने उसकी नाड़ी परीक्षा करी तो मुझे दिखा कि वो उसकी नाड़ी में कफ बढ़ा हुआ था। तो कफ और वात दोनों बढ़े हुए थे। तो जब मैंने उसकी नाड़ी परीक्षा करी तो मैंने उसको दवाई लिखी, तो सर उसके पास दवाई लेने के पैसे नहीं थे। ओहो। वो इतना कहीं से सुन के आया होगा। तो मैंने सर बनाए अपने दिमाग में, तो मैंने कहा अच्छा सुनो, एक काम करो, काली मिर्च है घर पे? कहना हाँ जी सर। मैंने कहा एक काम करो, शहद ले लेना, काली मिर्च पीस के शहद के साथ चाट लेना, ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना। कह रहे सर हो जाएगा। मैंने कहा करके देखो, मैं बैठा हूँ। वो गया सर, 2-3 घंटे बाद आया, बिल्कुल ठीक। कह रहा सर एकदम से बुखार उतर गया। मैंने कहा आपने कुछ नहीं करना, अब यही चीज़ आप शाम को कर लेना, कल सुबह कर लेना, आपको बुखार नहीं आएगा। अब कहने को सर ये होम रेमेडी अगर मैंने बता दी आपके व्यूअर्स को, तो आपके व्यूअर ट्राई करने लग जाएंगे, जबकि ये सबके लिए नहीं है। सबके सिम्टम, सबके बीमारियां अलग अलग होती हैं सर। मैंने कैसे तय किया? मैंने उसकी नाड़ी परीक्षा करी, आपने पीछे साइंस है ना, मैंने देखा उसका वात और कफ दोनों बढ़ा हुआ है। वात और कफ के कुछ गुण होते हैं अंदर दोषों में, जिसमें कि एक कॉमन गुण होता है शीत गुण, यानी ठंडापन। तो मैंने सोचा इसके घर पे क्या मिलेगा, तो काली मिर्च है जिसमें उष्णता होती है, गर्म होती है वो। फिर मैंने शहद लिया, वो भी गर्म है, और उसके ऊपर मैंने गुनगुना पानी पिलाया। अब मैंने उसको जब बताया तो ये संतुलित था, लेकिन अगर कोई सिर्फ वात की विकृति से, जिसको बुखार आया है, पित्त से आया, उसको काम नहीं करेगा। ये सर डिफरेंस होता है। हम लोग अगर बताते भी है ना, तो उसके पीछे की साइंस होती है। तो होम रेमेडीज बताने वाले प्लीज ऐसे डायरेक्टली ना बताएं, जब तक आप पेशेंट को नहीं जानते, उसकी बीमारी को ना जानते। टोटली रॉन्ग है सर। सोशल मीडिया का दौर चल रहा है आजकल। सुबह सुबह एक वीडियोस बहुत देखने को मिलता है कि तांबे के जग में खाली पेट पानी पियो। हाँ, तो इसका क्या बेनिफिट होता भी है, नहीं भी होता, इसके बारे में आप जरूर बताएं सर। कौन सा तांबा है, कितना पानी पीना है, जिसको पानी पीना है उसको कितने पानी की जरूरत थी, उसको पानी की जरूरत है भी या नहीं है।
ये सर बहुत सारी चीजें होती, जैसा मैंने बताया हर बॉडी टाइप के लिए अलग अलग चीज है। आमतौर पे ये अवधारणा दे दी गई है कि आप सुबह सुबह पानी पी लीजिए, खाली पेट पानी पी लीजिए तो आपके मोशन सारे साफ हो जाएंगे। टोटली रॉन्ग सर, टोटली रॉन्ग। हमारे पेट की एक अग्नि होती है जो डाइजेशन में काम करती है, उसका नाम होता है जठराग्नि। उसकी जो तासीर होती है वो हल्की सी गर्म होती है, क्योंकि उसको डाइजेशन करना है। डाइजेशन मतलब तोड़ना है उस खाने को, तो टूटेगी तब जब वो थोड़ा गर्म होगी। अगर वो जठराग्नि का गुण जो अग्नि गुण है, गर्म गुण है, अगर वो कम हो गया तो क्या होगा, मंदाग्नि हो जाएगा, जिसे हम इंडाइजेशन कहते हैं। सर हमने अपनी प्रैक्टिस में अक्सर देखा है कि लोग यही करके आते हैं और अपना मंदाग्नि कर लेते हैं। क्योंकि जब आप पानी पीते हैं, पानी का जो गुण है वो शीत गुण है। आप बेशक चाहे गुनगुना पानी पिए, लेकिन उसका गुण तो शीत है। यानी कि इस तरीके से है कि अगर कोई कल्परेट आदमी आपसे बड़ा प्यार से बात कर रहा है पर है वो कल्परेट, वो अपने गुणों पे आएगा। तो ऐसे जो नैसर्गिक गुण है, जो नेचुरल गुण है पानी का, वो ठंडापन है। उसको आपने थोड़ी देर के लिए गर्म किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठंडे गुण से काम करेगा अपना। तो जब आपने सुबह सुबह इतना पानी पी लिया तो उसके बाद में वो सुबह सुबह ही आप अपनी जठराग्नि को कम कर रहे हैं, डाइजेशन को बढ़ा रहे हैं। तो अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो पेशेंट कहते हैं कि सर हम तो लोटा भर भर के पानी पीते हैं फिर भी कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं हो रहा। मैं 1% को मान भी लेता हूं कि आपका टेम्परेरी वो मोशन पास करेगा भी, लेकिन वो आपके डाइजेशन को खराब करेगा। और कोई भी जो है करते हैं तो प्लीज एक बार अपने डाइजेशन के बारे में जरूर बता दीजिएगा। हमने देखा है प्रैक्टिस में सर पानी पीना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पूरी रात हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन में रहती है। क्योंकि रात को 9-10 बजे आपने पिया होगा पानी, तो पूरी रात डिहाइड्रेशन में पी सकते हैं, आधे गिलास से ज्यादा ना पी। सर लोग तो इतना बड़ा जग भर के पीते हैं सर, मैं बता रहा हूं और प्राउडली बताते हैं। हाँ, मतलब मुझे तो आपकी बात सुन के बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि भाई ये बात सब पर एप्लीकेबल नहीं होती है। सर सब पर नहीं। और आपने आधा गिलास बताया पानी क्वांटिटी, आधा गिलास। और एक चीज और पूछूंगा सर, मैं इसमें माफी चाहूंगा कि मैंने देखा है कि लोग कहते हैं खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पानी पीना चाहिए। सर इसके पीछे भी एक रीजन है। बैठ के पीना डेफिनेटली ये एक तथ्य है, आप बैठ कर पिए। उसका रीजन क्या है कि जिस हमारा जो बॉडी है ना, तो जिस स्पीड से हम खाना खाते हैं या जिस स्पीड से हम पानी पीते हैं, वो स्पीड जाकर अंदर उसके अंदर स्पीड रहती है और वो डाइजेशन पे इफेक्ट डालती है। यानी कि आप ये लगा लीजिए कि ये इस तरीके से जैसे आप खाना चबाए ना और निगल जाएं, ठीक है, तो वो जिस स्पीड में और जिस तरीके से जाएगा तो दिक्कत करेगा ही करेगा। पानी को हमेशा बैठ कर पिए, तसल्ली से पिए पानी को, क्योंकि पानी है ना बहुत ही स्पीड से जाएगा अपने स्टमक में और उसने पचना तो है ही नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं डाइजेशन, वो सीधा आपके इंटेस्टाइन में जाएगा। तो जिस स्पीड में जाएगा उसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, और वो बैठ के ही हो सकता है, और वो भी घूट घूट करके पानी पीना। अच्छा, ये तथ्य है। लेकिन सुबह सुबह आप अपने शरीर पे प्रेशर ना डालें प्लीज, कि भैया तू तो लोटा भर के जग भर के पी और जो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मतलब आज ये मिथ आपने क्लियर कर दिया कि भैया तांबे का पानी पियो, बट ये हर आदमी पे एप्लीकेबल नहीं है, और उचित क्वांटिटी में पियो। डॉक्टर चेतन, आजकल एक चीज और बहुत कॉमन है, दर्द हर जगह, मतलब बॉडी में बहुत पेन है, सीवियर पेन है, इतना भयंकर पेन है, मैंने लोगों को रोते हुए देखा है जी। सर ये दर्द कहाँ से शुरू होता है और ये दर्द कब खत्म होता है आदमी का? देखिए, दर्द एक सिम्टम है। मैं तो इनफैक्ट ये भी बोलूंगा कि दर्द अच्छा है। दर्द अच्छा है? मतलब मैंने लोगों को रोते देखा है सर, इतना सीवियर पेन होता है उनको। सर मैं आपको बताऊं कि एक अगर दर्द शरीर को फील ही ना होगा तो क्या होगा। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसमें ब्रेक होते हैं। ब्रेक का काम क्या है सर? गाड़ी रोकना। गाड़ी रोकना नहीं सर, गाड़ी को तेज भगाना, गाड़ी को स्पीड भगाना। अच्छा। मैं उसका एग्जांपल बताता हूं आपको समझ में आएगा। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तो क्या आप तेज चला पाओगे? नहीं। ये बिल्कुल सही लॉजिक दिया। तो ब्रेक का क्या काम हुआ? हाँ, गाड़ी को तेज चलाना। क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है, कंट्रोल, हाँ, कि मेरे पास ब्रेक है, जब जरूरत होगी तो मैं लगा दूंगा। सर पेन भी ऐसा ही है। पेन हमारे बॉडी का एक इतना अच्छा दोस्त है कि ये बताता है कि शरीर में कहां पर क्या दिक्कत हो रही है। अगर पेन हो ही ना और किसी का घुटना खराब होता चला गया तो पता ही नहीं लगेगा उसको कि कितना घुटना खराब हो गया। पेन ही तो बताता है कि भाई आराम कर लो, पेन ही तो बताता है कि डॉक्टर को दिखा दो। तो अगर शरीर की दिक्कत पेन के लक्षण के तौर पे नहीं दिखेगी तो क्या होगा? पता ही नहीं लगेगा। ये बिल्कुल इस तरीके से होगा कि जैसे आपके हाथ के ऊपर से कोई चीज निकल जाए और आपको दर्द ही महसूस ना पता नहीं लगे, तो लोगों को क्या होगा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा उनको।
पेन होना बड़ा, पेन को एड्रेस करना जरूरी है। टाइमली पेन अगर आपको दिख रहा है, आपको ये सीरियसली होके डॉक्टर से मिलना है, उसका ट्रीटमेंट कराना है। लेकिन पेन का ना होना उससे भी बड़ी दिक्कत है। देखो सर, पेन क्या है कि हमारे शरीर में ना बहुत सारे नर्व्स के रिसेप्टर्स हैं जो लक्षण हमें बताते हैं। हमें ठंड लग रही है, हमें गुस्सा आ रहा है, ये जो फील है ऐसा ही पेन है कि मुझे दर्द महसूस हो रहा है। अभी जो दर्द महसूस होता है तो ये हो सकता है किसी लोकलाइज्ड हो, कहीं पे आपके नी पेन है, लोअर बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, एंकल पेन है, ये कहीं पे भी पेन हो सकता है। तो वो दिखाता है कि उस जॉइंट में कहीं ना कोई दिक्कत है। मतलब ये अलार्म की तरह, हाँ, ये रिसेप्टर्स हमारे बताते हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है कि कुछ कुछ बॉडी में हाँ कुछ हो रहा है। ठीक है, तो वो जाकर फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अब वो डॉक्टर तय करेगा कि इस दर्द को मैं कैसे ठीक करूं। लेकिन ये सोचना कि दर्द हो ही ना, ये गलत है जी। मतलब दर्द हमारे लिए अच्छे हैं, दर्द हमारा दोस्त है। वेरी गुड सर। सर, हार्ट अटैक इतने क्यों बढ़ रहे हैं आजकल? लोग सोते हैं और सुबह उठते ही नहीं जी। पहले हम एक पर्टिकुलर एज में सुनते थे, आजकल कोई एज क्राइटेरिया नहीं है जी। यंग लड़के जिम से आते हैं, शाम को अच्छा वर्कआउट करते हैं, सोते हैं और सुबह उठते ही नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन है सर? सर मैं एक लाइन में बताऊंगा, अति सर्वर्त वर्जते, यानी अति हर चीज की बुरी होती है। आप कोई भी कार्डियक अरेस्ट होता है, आप उनकी हिस्ट्री चेक कीजिए, किसी ना किसी चीज की अति होगी। जैसे हम लोग जिम की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे ज्यादा वर्कलोड, ज्यादा वर्कआउट, एक्सेसिव बॉडी से ज्यादा उम्मीदें पालना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं बॉडी को स्ट्रेस में लेके आता है। सर ब्रेन हो गया, आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, लीवर हो गया, किडनी हो गया और पैनक्रियाज, ये हमारी पूरी बॉडी के ना सारे ऑर्गन्स हैं। इनको भी रेस्ट की जरूरत होती है। अगर हम इसको एक्सेसिव मात्रा में यूज करने लग जाएं, कई लोग स्ट्रेस में रहते हैं, कई लोग स्ट्रेस के बाद में एंजाइटी पे पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन पे पहुंच जाते हैं, तकरीबन बता ही नहीं पाते, अपने दोस्त को नहीं बता पाते, अपनी फैमिली को नहीं बता पाते क्या चलता है। ब्रेन को आप कितना यूज करेंगे सर? एक ना एक दिन तो ब्रेन भी आपसे बोलेगा ना कि भाई और मैं नहीं यूज हो सकता। वो फैटल कंडीशन आके कुछ भी हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकता है। सेम हार्ट का काम है। हार्ट का काम ही क्या है सर? हार्ट का काम है पंप करना ब्लड को। सर मोटर है ना हमारे शरीर की, तो ये मोटर है, तो मोटर का काम क्या है कि ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेशन करवाते रहना। अब आप इससे ज्यादा काम करा रहे हो, आप एंजाइटी में हो, आप डिप्रेशन में हो, आपकी लाइफस्टाइल खराब होती चली जा रही है, आपकी डाइट कुछ भी हो रही है, आप लिकर का एक्सेसिव इंटेक कर रहे हो, आप स्मोकिंग कर रहे हो, ये इसका प्रेशर कौन लेगा बताओ? आपने तो अपने मन को सोचते हुए, यार आज पीने का मन कर रहा है, यार आज बाहर खाने का मन कर रहा है, इसमें हार्ट की क्या गलती थी बताओ? जितने भी हमारे जीव जंतु हैं वो तो पिज्जा नहीं खा रहे, उनको तो जॉब का प्रेशर नहीं है, ये सारे तो हमने अपना पैदा किए ना सर, तो उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट सिर्फ कुछ नहीं है, हमारी डाइट और लाइफस्टाइल की गड़बड़ी की वजह से। अगर ये दो चीज ठीक हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपसे पूछता हूं कि जब सचिन जी आप और हम छोटे थे तो हमने कितने हार्ट अटैक सुने थे? नहीं सुने सर, मैंने कैंसर भी नहीं सुना था। हमने कितने कार्डियक किडनी फेलियर सुने थे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सुने थे। कितने पैरालिसिस के केस सुने थे? नहीं सुने थे। सर क्या लाइफस्टाइल थी? सुबह उठना जल्दी, 4-5 बजे सब उठ जाते थे सर, छत पर सोते थे उस जमाने में, ठीक है, इतनी सुविधा नहीं होती थी। उसके बाद में शाम को 6 बजे तक ऑलमोस्ट खाना खा लेते थे। हाँ, 6 नहीं तो 7 बजे तक, 6-7 बजे तक, ठीक है। सोना जल्दी हो जाता, 8 बजे तक सब सो जाते थे अपनी छतों पे जाके, 8 साढ़े 8 बजे, ठीक है। गांव में तो कुत्ते भी सो जाते थे, इतनी शांति हो जाती थी, ठीक है। और उसके बाद में जब पूरे दिन मेहनत करते थे तो शरीर से पसीना निकलता था, जो खाना खाते थे वो घर का बना खाते थे, ठीक है, कोई चीट मील नहीं होता था, कोई बाहर का नहीं होता था, और कोई बॉडी को बहुत ज्यादा सुंदर बनाने की कोई होड़ नहीं होती थी सर, ठीक है। लोगों का फिजिकल वर्क बहुत था, कोई उनको कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस नहीं था कि मेरे को ये बनना है या मेरे को इतने पैसे कमाने हैं, ठीक है। हाँ सर, सादा जीवन था, ठीक है, और लोगों में प्यार था सर, प्यार सबसे था। अच्छी बात तो ये लाइफस्टाइल तो हमने अडॉप्ट करी है ना सर, तो इस लाइफस्टाइल के फिर हमारे पर रिएक्शंस आ रहे हैं। सर आयुर्वेदिक मेडिसिन में मर्क्यूरी, आर्सेनिक का यूज होता है जी, तो क्या इससे किडनी पे भी इफेक्ट आता है? सर ये सब चीजें प्यूरिफाइड फॉर्म में यूज की जाती हैं।
अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड मेडिसिन को ले रहे हैं तो उसमें वो कंपनी निश्चित तौर पे प्यूरिफाइड फॉर्म डालती है। अब सर जब हम बात करते हैं ना कि लेड की बात करते हैं, मरकरी की बात करते हैं, ये सर हर चीज में होता है। ये सब्सटेंस मिनरल्स हर चीज में होता है। आप पेड़ पौधों में के अंदर भी होता है, हमारे शरीर के अंदर भी होता है, बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में होता है। जब इसको यूज करते हैं आमतौर पे, वैसे इसका यूजेस कम हो गया है, लेकिन आमतौर पे जिस भी मेडिसिन में डाला जाता है तो मुझे ऐसा लगता है जो स्टैंडर्ड मेडिसिन कंपनी है वो मेक श्योर करती है कि प्रॉपर तरीके से इसको यूज करें। समझ गया, मतलब तो उस पे कोई किडनी पर कोई नहीं, harmful या लीवर पर नहीं सर, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अब होता क्या है सर, पेशेंट एक बार दिखाने आया फिर आया ही नहीं, मेडिसिन से आराम पड़ गया तो मेडिसिन वही अपने आप यूज कर रहा है, कभी भी डिसकंटिन्यू कर देता है। तो जब ऐसे केसेस में जब डॉक्टर के कंसिडरेशन में नहीं कर रहे तो फिर साइड इफेक्ट आने तो स्वाभाविक है। अब जैसे कई बार हमने देखा है पेशेंट्स हमारे पास आते हैं स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स लेके, तो क्या जिस डॉक्टर ने स्टेरॉइड्स लिखे थे क्या वो गलत मंशा से लिखे थे? नहीं लिखे थे, पर डॉक्टर को ये पता था कि स्टेरॉइड्स कब बंद करने हैं। अब वो पेशेंट क्या है कि अपनी मर्जी से स्टॉप कर रहे हैं, अपनी मर्जी से यूज कर रहे हैं, किसी मेडिकल स्टोर पे जाके पर्ची दिखा देते हैं कि दोबारा ले लेते हैं बिना डॉक्टर को दिखाए हुए, उसके साइड इफेक्ट्स हैं सर। लेड मरकरी का इसमें प्रॉब्लम इतना नहीं है जितना पेशेंट को समझने में है कि अगर कोई मेडिसिन लिखी है तो डॉक्टर से बैक टू बैक आप मिलते रहिए फॉलोअप्स में, और उसके बाद में फिर डॉक्टर तय करेगा कि इसको कब से चलाना है कब से नहीं चलाना। लेड और मरकरी डेफिनेटली होते हैं, लेकिन वो अंडर कंट्रोल सुपरविजन में ही वो मेडिसिन बनाई। समझ गया। एलोपैथी की दवाइयां हैं जो कुछ बीमारियों में आपको रेगुलर खानी होती हैं। हाँ। डॉक्टर का कहना होता है कि आपको सारी जिंदगी या सारी उम्र खानी होगी। जैसे थायराइड हो गया, है ना, हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया। तो क्या आयुर्वेद ट्रीटमेंट भी ऐसा कोई विधान है कि सारी जिंदगी आपको इन डिजीज की, बीपी की, शुगर की, सारी जिंदगी दवाई चलती है? सर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, खत्म नहीं कर सकते? डायबिटीज, जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, बी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड हो गया, हाई बीपी, हाँ हाई बीपी हो गया, ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपकी डाइट आयुर्वेदिक तरीके से है, आपकी प्रकृति के हिसाब से आप डाइट ले रहे हैं और आपकी लाइफस्टाइल ठीक है, तो ये बीमारी का इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि कई पेशेंट हमारे पास में अनकंट्रोल डायबिटीज लेके आते हैं, जिनकी डायबिटीज बहुत ज्यादा शूट होकर, हालांकि वो मेडिसिन भी खा रहे होते हैं पर डायबिटीज बहुत अनकंट्रोल रहती है। जब हम देखते हैं उसमें वो आलू भी खा रहे हैं, वो गोभी भी खा रहे हैं, वो चावल भी खा रहे हैं, वो दही भी खा रहे हैं, वो केला भी खा रहे हैं, वो स्ट्रेस भी ले रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं आपके व्यूअर्स को भी ध्यान में रखते हुए कि ये भी चीजें शुगर बढ़ाती हैं। जबकि आप कहोगे सर दही में तो कोई मीठा थोड़ी है, नहीं होता, चावल में कोई मीठा थोड़ी नहीं है होता। बट आयुर्वेद के नजरिए से ये चीजें भी शुगर बढ़ाती हैं। इनफैक्ट खास बात मैं बता दूं कि अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है, अगर वो दिन में सोना चालू कर दे उससे भी शुगर बढ़ जाएगा। अच्छा सर? जी, क्योंकि आयुर्वेद में बताते हैं कि अगर दिन में सोया तो बॉडी में कफ बढ़ता है, जो कफ बढ़ता है तो वो डायबिटीज के भी लेवल को ऊपर लेके जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। तो इन चीजों को अगर आपने कंट्रोल किया, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ठीक है, तो आपको ये सारी बीमारियां इंपैक्ट करेंगी ही नहीं। आयुर्वेदिक मेडिसिन में या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में क्या क्रॉनिक डिजीज का भी ट्रीटमेंट है? जैसे कैंसर हो गया, है ना, और किडनी की प्रॉब्लम हो गई जी, वेरिकोज वेन्स हो गया, गठिया हो गया, ऐसे जो क्रॉनिक डिजीज है। गठिया भी 2 टाइप का होता है? 5 तरीके का होता है। 5 तरीके का होता है? बाय जो कहते हैं आमतौर पे 5 तरीके का होता है। तो क्या सर क्रॉनिक डिजीज का भी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में है? सर आयुर्वेद बहुत अच्छा रिहेबिलिटेशन करता है, इसमें बहुत अच्छी रिकवरी करता है, बशर्ते आपका साथ में एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो चलते रहने दीजिए। देखिए आपके शरीर की बात है, इट्स नॉट अबाउट आयुर्वेदा और एलोपैथी। मैं कभी एलोपैथी के ऊपर डिस्कस नहीं करता कि उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, उनकी क्या ग्रोथ है। मैं आयुर्वेद का छात्र रहा हूं तो मैं आयुर्वेद के बारे में ज्यादा बता सकता हूं। आयुर्वेद इन सब चीजों में रिकवरी बहुत अच्छी करता है। कोई भी किडनी का पेशेंट आता है जिसका CKD है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, जिसका क्रेटिनिन बहुत ज्यादा है, हम कभी भी उसको ये नहीं कहते कि आप एलोपैथी दवाई छोड़ो। हम कैंसर के पेशेंट को कभी ये नहीं कहते कि आप अपना कीमो छोड़ो या रेडियो छोड़ो या डॉक्टर से मिलना छोड़ो। ठीक है, आप सब कुछ करते रहो। मेरे पार्ट में क्या आता है, आपकी रिकवरी को और स्ट्रॉन्ग करना। अगर आप चाहते हो कि आपका रिहेबिलिटेशन स्ट्रॉन्ग हो, रिकवरी स्ट्रॉन्ग हो, आयुर्वेद उसमें बहुत अच्छा काम करता है। सचिन जी, हमारे पास में बहुत सारे कैंसर के डॉक्टर हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो पेशेंट भेजते हैं हमारे पास में जब उनकी कीमो चलती रहती है कि इसके रिहेबिलिटेशन पे काम करो, क्योंकि जब कीमो के जो साइड इफेक्ट्स आते हैं तो उनको कम करना हमारा काम है।
अच्छा। ये जब हमने ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने जब पेशेंट भेजे तो उन्होंने रिकवरी देखी कि यार इसमें बहुत बेटर रिकवरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आयुर्वेद में मैंने स्टैंड अलोन बोला कि नहीं आप हमारे ट्रीटमेंट को करो, ऐसा नहीं है। जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो डेफिनेटली चलता रहेगा, लेकिन रिकवरी में मेरा पार्ट बहुत अच्छा। जो एलोपैथ ट्रीटमेंट है कैंसर का या किसी भी क्रॉनिक डिजीज का, वो हम पैरेलली चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हम एलोपैथ भी ले सकते हैं या जो ट्रीटमेंट कर रहा है, बट साथ में आयुर्वेद भी बिल्कुल चला सकते हम ले सकते हैं जी। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इतने कम क्यों है? अगर ये इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट है तो इसके हॉस्पिटल तो ज़्यादा होने चाहिए। सर मेरे ख्याल से ये सवाल हमारी सरकार से पूछना चाहिए कि जो सुविधाएं एलोपैथी को दी गई वो सुविधाएं आयुर्वेद को भी देनी चाहिए। जिस तरीके से एलोपैथिक हॉस्पिटल्स दिन रात बढ़ रहे हैं जी। और दिन रात वो सेवा कर रहे हैं, हमें भी मौका मिलना चाहिए कि हम उसी स्टैंडर्ड में आके और लोगों की सेवा कर पाएं। अभी फिलहाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बहुत कम है, लेकिन कोविड के बाद आप देखेंगे तो फिर भी आयुर्वेदा काफ़ी अच्छा रिवाइव हुआ है थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने अब आयुर्वेद को वो सुविधाएं दे दी हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी बात ये होती है कि पेयर कौन है, कि जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो क्या वो पेशेंट अपनी जेब से पे कर रहा है या इंश्योरेंस से पे कर रहा है या उसका कोई गवर्नमेंट पैनल है या उसकी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। तो पहले क्या था कि आयुर्वेद में सिर्फ कैश से ही पे हो सकता था, तो वहां पर लिमिटेशन थी। आदमी को सोचते थे कि यार लंबा ट्रीटमेंट चलेगा तो एलोपैथी ठीक है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसमें सब चीज़ों के बराबर दे दिया है। अब हमारा आयुर्वेदा इंश्योरेंस के अंदर भी है, गवर्नमेंट पैनल के अंदर भी है और क्रेडिट फैसिलिटी भी है। तो अब लोग आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जब लंबी बीमारी का इलाज चलता है तो वहां पे पेयर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है कि कौन पे कर रहा है। तो इसमें जब अब सुविधा हो गई तो अब आयुर्वेद रिवाइव होने लगा है। लेकिन फिर भी आपकी बात सही है कहीं ना कहीं कि एक अब ये गैप बना हुआ है जहां पर उतने आयुर्वेदा हॉस्पिटल, और सर काफी बड़ा गैप है। काफी बड़ा गैप है। जिन लोगों को जो अवेयर हैं, जिनको आयुर्वेद के बारे में पता है या जो इंटरेस्ट रखते हैं, वो तो खोज लेते हैं जी। लेकिन जो स्विच करना चाहते हैं उनको डाउट रहता है कि यार हॉस्पिटल नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा। जी। तो ये डाउट रहता है एक आम आदमी को। जी सचिन जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी आवाज़ आपके इस चैनल के माध्यम से पहुंचे सही जगह पर, तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा आयुर्वेद को ध्यान दीजिए। आयुर्वेद बहुत अच्छा ट्रीटमेंट पैथी है। आयुर्वेद ट्रीटमेंट में लोगों को वो चीज़ कर के दिखाता है जो अक्सर मिस हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट और क्रोनिक डिसऑर्डर में पहुंच जाता है। आयुर्वेद लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, आयुर्वेद वेलनेस के ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि एक सिस्टम, एक इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा डेवलप किया जाए। और मुझे लगता है कि दिल्ली एनसीआर एक बहुत ही आइडियल कंडीशन हो सकती है जहाँ पे हम आयुर्वेद को दोबारा रिवाइव कर पाएं। जी सर, हमारी भी गुजारिश रहेगी इंडियन गवर्नमेंट से, माननीय मोदी जी से, कि सर आयुर्वेद पर थोड़ा सा और अगर आप लोग ध्यान देंगे तो और जो पेशेंट है उनको अच्छा सुविधा, अच्छा स्वास्थ्य लाभ जरूर मिलेगा। डॉक्टर चेतन, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। एक डिजीज़ है ऑटिज्म। हाँ जी। जो बच्चों में होता है। हाँ जी। तो ऑटिज्म को लेकर आयुर्वेद क्या बोलता है? देखिए, ऑटिज्म हमारे आयुर्वेद में बताया गया कि वात की दुष्टि है, वात की विकृति होती है बच्चों में, कई बार ये देखा जाता है। सो इसके लिए ना रिहेबिलिटेशन होता है हमारे आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद में भी हमारे ना डिपार्टमेंट होते हैं, इसके न्यूरो के डिपार्टमेंट है, तो वहाँ डेफिनेटली बहुत अच्छा काम होता है। रिहेबिलिटेशन हम लोग करते हैं, बच्चों को हम लोग रिकवरी पे लेके जाते हैं। मेडिसिन बहुत अच्छी है आयुर्वेद में, पंचकर्म से हम लोग इसका इलाज करते हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई भी ऑटिज्म का है तो डेफिनेटली वो आयुर्वेदा में, जहाँ पर न्यूरो आयुर्वेदा की फैसिलिटी हैं, जहाँ पे ये न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट आयुर्वेदा में, वहाँ पे जरूर कराएं। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। ऑटिज्म भी सर मैंने सुना 2 टाइप का होता है। इसमें हाइपर एक्टिव कंडीशंस भी ज़्यादा मिलती हैं हमें, लेकिन हाँ वही डेफिनेटली है कि हम आयुर्वेद में दोषों की दृष्टि से देखते हैं। तो ये वात की विकृति हमें लगती है, तो ये वात की विकृति डेफिनेटली हम लोग आयुर्वेद प्रिंसिपल से इसको ठीक ही करते हैं। तो ये डेफिनेटली न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पर है वहाँ पर बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट। सर जुकाम के लिए हाँ जी क्या ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में? रेनी सीजन चल रहा है जी, तो काफ़ी हद तक ये जुकाम की कंडीशंस बढ़ रही हैं इस समय। जैसे मैंने आपको बताया कि इस समय पे कंडीशंस बढ़ जाती हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो आप सबसे पहले काम कीजिए कि जो भारी खाना आप खाना खा रहे हैं, जो डाइजेशन में हैवी रहता है, सबसे पहले तो उसकी बजाय लाइट खाना चालू कर दीजिए। जब भी ऐसा मौसम आता है तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं पेशेंट को बताने के लिए कि आप लाइट खाना चालू कर दीजिए, जिससे आपका डाइजेशन तुरंत
ठीक होने लगे। एक बार को डाइजेशन इंप्रूव हो गया तो आपके साइनस की कंडीशन है या राइनाइटिस की कंडीशन है, जुकाम की कंडीशन है, इसमें काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। सेकेंडली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आमतौर पे सभी को सूट करता है, वो है तुलसी, अदरक और हल्दी की चाय। ये आमतौर पे तकरीबन सबको यूज़ आ जाती है, सबके बेनिफिट में आती है, तो आप ये पीना चालू कर दीजिए। इससे आपकी क्या है कि नेचुरली इम्यूनिटी भी इंप्रूवमेंट होगी और डेफिनेटली इसमें आराम मिलेगा। सर इम्यूनिटी के लिए? देखिए इम्यूनिटी के लिए क्या है कि बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है इम्यूनिटी में। इम्यूनिटी का क्या रोल होता है कि एक तो इम्यूनिटी होती है जो हमारी बॉडी में हमेशा एक लेवल की बनी रहती है। कई बार इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है हमारी लाइफस्टाइल से, हमारी डाइट से, हमारे मौसम के असर से। उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप जो है अपना गुनगुना पानी सुबह आधा गिलास पीना चालू कर दीजिए। साथ में मैं एक नुस्खा बताता हूँ जो आमतौर पर सबके घर में यूज़ हो जाता है। रात में सोने से पहले दोनों पैरों की तिल के तेल की मालिश, ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत इंप्रूव करता है और इम्यूनिटी को भी काफ़ी डेवलप करता है। बाकी आप एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर मिलिए। आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको जैसे कई बार हम लोग गिलोय बताते हैं, तुलसी बताते हैं, अदरक बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो कैसे यूज़ करना है वो एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर बताएंगे। सर सबसे कॉमन समस्या बालों की समस्या। हाँ जी, बाल बहुत जल्दी आजकल लोगों के उड़ जाते हैं जी। तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? बालों के लिए देखिए ऐसा है कि बाल टूट क्यों रहे हैं वो देखना बड़ा ज़रूरी है। कई लोगों में बाल झड़ना चालू होते हैं, कई लोगों में बाल सफ़ेद होना चालू जल्दी हो जाते हैं। ये अक्सर हमने देखा है कि शरीर में पित्त की वृद्धि से होता है, यानी कि डाइजेशन की गड़बड़ी से होता है। जब डाइजेशन गड़बड़ होने लगता है तब ये हमने अक्सर समस्या देखी है। तो जिनके हेयर फॉल रहता है वो हमने देखा है उनके अंदर ब्लोटिंग, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस, ये समस्या मिलती है। डाइजेशन को इम्प्रूव अगर करेंगे तो बालों की जो रूट है वो अंदर से स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगी। साथ में जैसे हमारे पास में शंख पुष्पी होता है, भृंगराज होता है, आंवला होता है, इसको आप स्काल्प पे यूज करना चालू कर दीजिए तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देगा। और अगर एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है तो एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर मिलिए, क्योंकि कई बार हमें क्या होता है कि फिर स्काल्प का ट्रीटमेंट करना चालू करते हैं। तो स्काल्प के ट्रीटमेंट से आपकी जो रूट्स है वो एक्सटर्नल ठीक होंगी और इंटरनल जैसे मैंने बताया वो करेंगे तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। सर सबसे कॉमन समस्या जोड़ों का दर्द। हाँ जी, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अक्सर देखिए जॉइंट्स पेन जो महसूस होता है वो 2-3 वजह से होता है। या तो कार्टिलेज कम होता चला जा रहा है, और या फिर क्या होता है कि एक स्वेलिंग बन जाती है, या किसी और डिसऑर्डर की वजह से। सिंपल सा है, दो चीजें एक बात ध्यान रखिए कि अगर सिर्फ दर्द है, ठीक है, तो मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ। तिल का तेल और सेंधा नमक, ये आप जैसे 100 ml तिल के तेल में 2 चम्मच सेंधा नमक डाल के एक बार इसको उबाल लीजिए, आपका तेल सिद्ध हो जाएगा। इसकी मालिश और सिकाई दोनों टाइम आप करिए, सुबह को भी और शाम को भी। खास ध्यान रखिएगा कि जब पहले मालिश करेंगे और सिकाई करेंगे तो पंखा ना चले, एसी ना चले, तो उसके बाद मालिश और सिकाई कीजिए। ये आपको 4 से 5 दिन के अंदर ही आराम दिखा देगा। लेकिन यदि आपको महसूस होता है कि दर्द के साथ स्वेलिंग भी है तो उसमें सिर्फ गरम सिकाई चलेगी, उसमें मालिश नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, आप कोई भी एक तवा गरम करके उस पे कपड़े को रख के सिकाई कर सकते हैं उसकी, या फिर हॉट वाटर बैग आता है तो आप सिंपल उसकी सिकाई कीजिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाले। कई बार लोग क्या करते हैं कि स्वेलिंग में भी मालिश करने लग जाते हैं, जिससे स्वेलिंग और बढ़ जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, डेफिनेटली आराम आएगा। सर स्किन पर कील मुहासे निकल जाते हैं। देखिए स्किन पर कील मुहासे निकलना अगेन डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये चीज समझनी पड़ती है। कई लोगों का जैसे कि एक टीनेजर एज आती है, 16-17 साल की उम्र होती है, इसमें बहुत सारे होते हैं। डेफिनेटली तो हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, हार्मोन्स को बैलेंस करना होता है। लेकिन अगर ये उसके बाद ही बनी हुई है तो डाइजेशन पे ध्यान देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कई लोग हैं ना, चेहरे पे बहुत चीजें लगाते रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये आते रहते हैं वापस। तो ये अंदर से बॉडी के पित्त को कंट्रोल करना पड़ेगा। पित्त कंट्रोल हो गया तो आपके स्किन और हेयर में दोनों में इंप्रूवमेंट आएगा। सर सबसे कॉमन मिस्टेक जो हर व्यक्ति करता है और वो उसको नहीं करनी चाहिए? सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अपने बॉडी को डिटॉक्स करना। ये आजकल लगभग हर कोई भूल चुका है। तो डिटॉक्स करने के मैं आपको 1-2 हिंट दे सकता हूँ, बाकी आप अपने नियर बाय किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए, वो आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहला होता है जिसको हम कहते हैं लंघन कर्म। आयुर्वेद में एक टर्म आती है लंघन। ये मतलब क्या होता है कि बॉडी में लाइटनेस लेके आना है। हम देखिए समाज में रहते हैं, सब कुछ खाना पीना होता है, हम उससे अलग नहीं जा सकते, या हम कोई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बना सकते कि नहीं मैं खाऊंगा ही नहीं, कई बार खाना पड़ता है। आप दिन में कोई भी एक दिन चुन लीजिए, उस दिन आप सिर्फ लाइट फूड लीजिए, जैसे कि फ्रूट्स ले लिए, आपने सूप ले लिया,
आपने अगर आपकी बॉडी टाइप अलाउ करती है तो आपने जूस ले लिए, ठीक है, बिल्कुल लाइट। और अगर भूख लगती है तो जैसे पोहा, दलिया, उपमा, आप देखेंगे कि नेक्स्ट डे आपकी बॉडी बहुत लाइट फील करेगी। वो इसलिए कि बॉडी के ऑर्गन्स को आराम मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि इसको लंघन कर्म करना बहुत ही सिंपल है। एक होता है दीपन कर्म करना, यानी डाइजेशन को इम्प्रूव करना। तो उसके लिए क्या है कि अगर आपकी बॉडी टाइप आपको अलाउ करती है तो आप जैसे कि गरम सूप ले सकते हैं, जिसमें आप दालचीनी डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, काली मिर्च। सिर्फ जो पित्त प्रकृति वाले हैं वो ना लें, अदरवाइज वात और कफ वाले ले सकते हैं इसको आराम से। तो आपकी बॉडी की जठराग्नि है, जो डाइजेशन है, उसको इम्प्रूव करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है जैसे पाचन कर्म हो गया। तो पाचन में क्या होता है कि आप जैसे कि कुछ बेसिक मेडिसिन है, जैसे त्रिफला है, नॉर्मली कॉमनली सबको यूज आ जाती है। तो आप त्रिफला रात में सोने से पहले आधा चम्मच से 1 चम्मच ले सकते हैं गुनगुने पानी से। तो पूरी रात आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती रहेगी। तो ये लंघन, दीपन, पाचन, ये टर्म है, ये हम लोग है ना पेशेंट को गाइड करते हैं जब आते हैं कि भाई अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप सिर्फ ये करिए, इसी से आपकी बॉडी काफी हद तक हेल्दी रहेगी। महिलाओं में पीसीओडी की प्रॉब्लम से बहुत सारे हाँ जी बदलाव आते हैं। हाँ जी, उसके लिए आयुर्वेद क्या बोलता है? देखिए पीसीओडी की वजह क्या है, डाइट और लाइफस्टाइल, यही दो चीजें। अच्छा, 2 ये मेजर फैक्टर हैं। आपकी डाइट इरेगुलर रहेगी, कुछ भी खाएंगे पिएंगे, आपके हार्मोन्स गलत होने लग जाएंगे और आपको पीसीओडी होना चालू हो जाएगा। लाइफस्टाइल, देर रात तक जागना, ठीक है, देर सुबह तक उठना, एक्सरसाइज ना करना, टॉक्सिन्स नहीं निकालना बॉडी में, तो ये फीमेल में अक्सर ये पीसीओडी की समस्या मिलती है। और आजकल तो स्मोकिंग और अल्कोहल की भी ज़्यादा टेंडेंसी दिख रही है। ये सारा बॉडी में इम्पैक्ट डालने लग जाती है, फिर वो पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, ये सारी चीज़ चालू हो जाती है। मेन है आप पहले वो ठीक कीजिए, बाकी तो आयुर्वेदिक डॉक्टर काम कर ही लेगा आपकी बॉडी पर। चलिए डॉक्टर चेतन, चलते चलते सब खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, एक बहुत प्यारी सी टिप्स आप हमारे दर्शकों को दे दीजिए। देखिए, एक अगर टिप अगर मैं पूरे पॉडकास्ट के आपको बताना चाहता हूं तो वो ये है कि भाई खुश रहो। खुश रहना, हंसना बहुत जरूरी है। हम वो लगभग भूलते जा रहे हैं। सही बात। हम सुबह से शाम अपनी बॉडी को ना एक मशीन बना के छोड़ दिया है। बचपन में फैमिली के एक्सपेक्टेशन हमारे ऊपर, बड़े हो गए तो फिर जो हमारी फैमिली आई है उसके भरण पोषण पे, उससे एक्सपेक्टेशन में अपने आप को भूलते जा रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि आप खुश रहें। अगर आप खुश रहेंगे तो ये जो हमारी बॉडी के जो दोष है ना, वात, पित्त, कफ, या अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो जो हार्मोन्स हम लोग कहते हैं वो गुड हार्मोन सिक्रेट होने लग जाएंगे। ये इतनी बड़ी ताकत है कि हमने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से भी जो है इससे हराया जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी है आप खुश रहें, मस्त रहें। बाकी तो हमारे जैसे डॉक्टर पूरे देश में हैं, कहीं पे भी चले जाओ, बिल्कुल अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी भी यही कामना है कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। डॉक्टर चेतन, आज आप आए, आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आगे भी मिलते रहेंगे और आपसे चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।